Hello student, we have completed the first part of our first chapter. This is our second lecture for our first part, that is the heritage of India. Now today we are going to study about the Indian land and the people. In this topic we will learn more about the people of the India that live in our ancient culture of India. Primitive man came into existence simultaneously in India and Eastern South Africa. अब प्रिमिटिव मतलब जो सबसे पुराने लोग जो रहते थे वो कहाँ पाए गए थे, तो इंडिया में और ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में. Mesmerized by a varied of the prosperous heritage, many foreign tribe came to India. अब इंडिया का जो कल्चर था उससे मिसमराइज हो गए, मतलब अट्रैक्ट होके बहुत सारी फॉरेन ट्राइब्स थी जो इंडिया में आकर बस गई है. कॉन्सिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब आर फाउंड हियर. मतलब ऐसा कि जो हर एक ट्राइब थी वो आज भी हमारे इंडिया में पाई जाती है. द द्रविडियन वर कंसिडर टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया. मतलब इन सब ट्राइब में सबसे पुरानी ट्राइब किसको माना जाता है? द्रविडियन को. ऐसा कहा जाता है कि जो लोग रहते थे उसमें जो सबसे पुरानी ट्राइब थी वो कौन सी है? द्रविडियन. बट इट इज़ नॉट द फैक्ट. द फैक्ट इज दैट but the modern researcher of linguistic and the anthropology have proved that even before the Dravidians, 6 more tribe came and settled in India. Now modern research के हिसाब से अब कौन सा modern research? तो linguistic, that means a study on a language, and second is anthropology, that is the study of a human behavior. मतलब language और human behavior के बेस पर ऐसा बोला गया है कि भाई द्रविडियन के पहले भी 6 ट्राइब इंडिया में आई थी और यहाँ पे सेटल हुई थी. लेट एक्सप्लोर मोर अबाउट दैम. In that, we will first study about the Negrito. Some historians believe that Negrete and Negriso are the most ancient inhabitant of India. अब historians ऐसा मानते हैं कि Negrates and Negriso that are known as the Negrito people, also known as the Hapsi people, वो हमारे इंडिया के सबसे पुराने लोगों में से एक है. They came from Africa via बलूचिस्तान to India. मतलब वो अफ्रीका से वाया बलूचिस्तान होकर इंडिया आए थे. एंड वॉट आर दर फिजिकल फीचर? तो दे वर ब्लैक, मतलब उनका कलर क्या था? ब्लैक था. हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 फीट्स, उनकी हाइट 4 to 5 फीट की थी. एंड हैव अ कर्ली हेयर, मतलब ये इनकी फिजिकल फीचर है. सो इन अ मैनी बोर्ड क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट व्हाट आर द फिजिकल फीचर ऑफ नेग्रिटो पीपल. सो हियर इट इज गिवन दैट दे वर ब्लैक, हैविंग अ हाइट ऑफ 4 to 5 फीट्स एंड अ कर्ली hair. So this is the physical feature of Negrito people, also known as the Hapsi people. Now the second is Australia, that is also known as the Nisab people. People of this tribe came from Southeast Asia and their physical feature were. अब ये लोग कहाँ से आए थे? तो they were from Southeast Asia. And what are their physical feature? Black skin, broad head, flat nose, short in a height. This is the physical feature of Australia. द आर्यन हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल दैम निषद. मतलब आर्यंस जो इनके बाद आए थे उन्होंने इनको क्या नाम दिया? तो निषद. द ओरिजिन ऑफ दिस ट्राइब लाइक कोल एंड मुंडा, खासी, tribe of Assam, the tribe of Nicobar and Myanmar have similarity to the एस्ट्रोलॉइड. अब जो इनके ओरिजिन ट्राइब्स थे जैसे कि कोल है, मुंडा है ना, खासी है, इनकी जो ट्राइब्स की जो सिमिलरिटी है वो किसके साथ देखी जाती है? जो ट्राइब्स आसाम में रहती है, फिर जो ट्राइब्स निकोबार और म्यांमार में रहती है, इनकी जो फीचर्स है, उनकी जो कल्चरल फैक्टर है या जो सोशल फैक्टर है वो किससे सिमिलर आते हैं? तो एस्ट्रोलॉइड से सिमिलर आते हैं. मतलब आज भी लोग जो निकोबार और म्यांमार में रहते हैं उनकी जो सिमिलरिटी है वो कौन से ट्राइब्स के साथ देखी जाती है? तो एस्ट्रोलॉइड के साथ देखी जाती है. देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस. मतलब उनका जो हमारे इंडियन कल्चर में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, इमेंस है. मतलब हम उसको वर्ड्स में नहीं बता सकते, इट इज़ इमेंस. दे मेड अ क्ले यूटेंसिल. अब वो लोग क्या करते थे? तो क्ले यूटेंसिल्स बनाते थे. वॉर अ कॉटन क्लोथ, कॉटन क्लोथ्स पहनते थे. एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स, और उनके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की स्किल्स थी. दे हैड अ ग्रेट रिलीजियस बिलीफ टू. अब उनमें रिलीजियस बिलीफ भी तो था, मतलब वो बहुत रिलीजियन फैक्टर को ज़्यादा ध्यान में रखते थे, मतलब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे. सो दे आर ऑल्सो अ ग्रेट रिलीजियस बिलीफ पीपल. Okay, the most important people of India are known as the Dravidians.
ओरिजिनल द्रविडियन बिलोंग टू इंडिया। ऐसा माना जाता है कि जो द्रविडियंस थे वो ओरिजिनल कहाँ से थे, इंडिया से ही थे। दे वेर द डायरेक्ट डिसिडेंट ऑफ अ स्टोन एज सिविलाइजेशन, मतलब वो कहाँ कब से इंडिया में है, तो जब से स्टोन एज सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तब से द्रविडियन इंडिया के डेसिडेंट है, मतलब इंडिया में वो रहते थे। दे वर द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदाड़ो कल्चर। अब वो किसके क्रिएटर माने जाते हैं, तो मोहनजोदाड़ो का कल्चर है उसके जो क्रिएटर है वो उसको कौन बोला गया है, द्रविडियन बोले गए हैं। द ट्राइब विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव विद their लैंग्वेज एंड कल्चर फीचर, लेटर ऑन दे वेर ओनली कॉल्ड एज द द्रविडियंस। मतलब ऐसी ट्राइब्स, मतलब ऐसी प्रजाति जो नॉर्थ से आई है और वो किस बेस पर सर्वाइव हो गई, तो अपने लैंग्वेज के बेस पर और अपने कल्चर फीचर्स के बेस पर वो इंडिया में सर्वाइव हो गई। एंड ऑन दे वेर कॉल्ड द द्रविडियंस, और ऐसे पीपल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, द्रविडियंस। द्रविडियन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मदर एज अ गॉडेसेस एंड द फादर एज अ गॉड। अब ये कल्चर है जैसे कि हम हमारे पापा को भगवान मानते हैं, मतलब माँ को देवी का दर्जा दिया गया है और फादर को देव का दर्जा दिया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था, द्रविडियंस लेकर आए थे। द थॉट ऑफ पार्वती एज अ मदर एंड शिवा एज अ फादर डेवलप, और इसी के कारण कौन सा कल्चर डेवलप हुआ, तो जो पार्वती है, जो माँ अम्बा है, उनको हमारी माँ माना गया है, और जो शिव है, महादेव है, उनको हमारे फादर का दर्जा दिया गया है। तो ये थॉट का डेवलपमेंट भी किसने किया था, द्रविडियन ने किया था। नाउ द गिफ्ट्स ऑफ द द्रविडियन, द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर। अब द्रविडियंस ने हमको क्या क्या गिफ्ट दिया है, तो नेचर की पूजा करना, जैसे कि हम हमारे माउंटेन की पूजा करते हैं, रिवर्स की पूजा करते हैं, दैन वी वर्शिप द ट्रीज। दिस इज द कल्चर और अ ट्रेडिशन गिवन बाय द द्रविडियंस पीपल। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद अ धूप इंसेंस स्टिक, दैट इज अगरबत्ती, दीप जो हम दिया जलाते हैं वो, एंड द आरती, ये ट्रेडिशन भी हमको किसने सिखाया, तो द्रविडियन में। जैसे कि आज हमारे घर में पूजा होती है तो हम दिया जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, आरती उतारते हैं। दैट ट्रेडिशन इज गिवन बाय होम, बाय द द्रविडियंस। बिसाइड नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एक्सेट्रा आर दर ग्रेट फीचर। इसके साथ साथ हम हमारी जो नेचर की पूजा करते हैं, एनिमल्स की पूजा करते हैं, वो उनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। Original deities of the Dravidian have been accepted by the Aryans and were re-established by them as a god of a culture with a pace of a time। मतलब जैसे जैसे टाइम जाता गया वैसे वैसे द्रविडियन का जो कल्चर है वो किसने एक्सेप्ट किया, आर्यंस ने एक्सेप्ट किया और उसको वापस री-एस्टैब्लिश किया। उसके कारण द्रविडियन का कल्चर क्या हो गया, और ब्रॉड हो गया। Under the tremendous influence of the North, Aryan culture was deeply internalized by the Dravidian। जैसे जैसे जो नॉर्थ का कल्चर था उससे इन्फ्लुएंस होके, मतलब उससे अट्रैक्ट होके आर्यन कल्चर उसे डीपली मानने लगा। मतलब जो द्रविडियन का कल्चर था उसके अंदर इंटरनलाइज हो गया, मतलब उसके अंदर पूरी तरह से घुल मिल गया, और आर्यन ने भी द्रविडियन का जो कल्चर था उसे एक्सेप्ट कर लिया। Dravidian had a matriarchal family of a system of a family. Now what is a matriarchal system of a family? मतलब फैमिली के अंदर हेड कौन होती है, तो मदर होती है, दैट इज़ अ मैट्रिकल सिस्टम। तो द्रविडियन में क्या था कि जो हेड होता था फैमिली, जैसे कि हमारे घर में हेड फादर होते हैं, बट इन अ द्रविडियन पीरियड्स एंड इन अ द्रविडियन फैमिली टिल टुडे द मैट्रिकल सिस्टम इज़ फॉलो। मतलब घर का हेड कौन होता है, तो मदर होती है। Dravidian progress a lot in a different craft and art like building of a boat, raft, weaving, spinning and the dyeing etc. अब द्रविडियन ने बहुत सारा प्रोग्रेस किया अलग अलग फील्ड में, क्राफ्ट के अंदर प्रोग्रेस किया, बिल्डिंग बोट बनाने में, राफ्ट बनाने में, इन अ वीविंग सेक्टर, स्पाइनिंग सेक्टर एंड द डाइंग सिस्टम ऑल एक्सेट्रा। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यन दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल दर। नाउ जो आर्यन का कल्चर बढ़ता जा रहा था उसके कारण आर्यंस क्या हो गए थे, डोमिनेंस हो गए थे। उसके कारण जो द्रविडियंस थे उन्होंने अपने आप को कहाँ शिफ्ट कर दिया, तो साउथ इंडिया में शिफ्ट कर लिया। As a result, today we can see the people speaking Dravidian family language like Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam। मतलब जो फैमिलीज तमिल बोलती है, तेलुगु बोलती है, कन्नड़ बोलती है, मलयालम, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दे बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। सो टुडे ऑल्सो वी हैव सो मेनी द्रविडियन फैमिली इन अवर साउथ इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट इज अदर ट्राइब्स अपार्ट फ्रॉम द अबव। मतलब जो हम लोगों ने आगे पढ़ा, नेग्रीटो, ऑस्ट्रेलियड एंड द द्रविडियन, उसके अलावा भी बहुत सारी अदर ट्राइब्स थी। इन दैट
Mongoliad, Alpine, Dendric and Erminoid tribes are also there in India. ये लोग भी हमारे इंडिया में बसते थे. Now in that first is the Mongoloid. They came to India from North China via Tibet. अब ये लोग कहाँ से आए थे? तो नॉर्थ चाइना से आए थे via Tibet and settled down at the North Assam, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा. वो कहाँ सेटल हो गए? तो नॉर्थ असम में, सिक्किम में, भूटान में और वेस्ट बंगाल में वो लोग सेटल हो गए. दे रैपिडली इंडियनाइज्ड दैमसेल्फ. मतलब वो बहुत जल्दी इंडियनाइज हो गए, मतलब इंडिया के कल्चर में बहुत जल्दी घुल मिल गए. एंड दे आर टुडे दे आर नोन एज द इंडियन पीपल. मंगोलियन पीपल possess द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक. अब उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा था, कैसे फीचर्स थे उनके? तो येलो कॉम्प्लेक्शंस, मतलब उनका जो बॉडी का कलर था वो येलोइश है. फ्लैट फेस, चबी चिक्स एंड आलमंड शेप्ड आइज, ये इनके फिजिकल फीचर है. हैविंग येलो कॉम्प्लेक्सेस एंड अ शॉर्ट, दे आर नोन एज अ किरिट. मतलब उनकी जो कॉम्प्लेक्सेस है येलो किरिट. तो किरिट इज़ अ ट्राइब. ओके, उनको क्यों किरिट बोला गया? तो जो माउंटेनियस रीजन में जो पीपल रहते हैं उनकी भी स्किन कैसी होती है? येलो कॉम्प्लेक्सेस से होती है, मतलब उनकी स्किन भी येलो जैसी ही दिखती है. तो ऐसा फीचर्स इन लोगों में भी था, इसलिए जो किरिट ट्राइब्स थी उसके साथ उसे कंपेयर किया गया और बाद में वो पीपल किस ट्राइब के नाम से जाने गए? तो किरिट ट्राइब नाम से वो लोग आज भी जाने जाते हैं. नेक्स्ट पीपल्स आर एलेपाइन, डेंड्रिक एंड एर्मिनॉइड. दिस पीपल माइग्रेट फ्रॉम सेंट्रल एशिया. अब ये लोग कहाँ से आए थे? तो सेंट्रल एशिया से आए थे. दिस ट्राइब, थ्री ट्राइब हैव सिमिलैरिटी. अब ये तीनों जो ट्राइब्स थी वो क्या थी? एक दूसरे से सिमिलर थी, मतलब सेम थी. इनके जो फीचर्स थे वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे. द ओरिजिन ऑफ दिस ट्राइब आर फाउंड इन द लार्ज नंबर इन. अब ये जो ओरिजिनली फॉर्म पीपल थे वो आज कहाँ पाए जाते हैं? तो इन गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड द उड़ीसा, फॉर्मली नोन एज द उड़ीसा. सो ये पीपल्स की जो ट्राइब्स थी वो आज भी इस रीजन में पाई जाती है. सो दिस इज अबाउट द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया. Okay, the next topic is the Aryans. The Nordic Aryans were the creator of the Aryan civilization in India. Now जो Nordic Aryans थे वो किसके creator थे? तो Aryan civilization के creator. In a one sentence it is asked who are the creator of the Aryan civilization, then the answer is Nordic Aryans. Hindus were called Aryans in ancient time. जो हिंदू people थे उनको ancient time में क्या बोला जाता था? Aryans बोला जाता था. They आर डेंसली पॉपुलेटेड वर कॉल्ड आर्यव्रत. मतलब जहाँ पे आर्यन लोग सबसे ज़्यादा रहते थे उस जगह को क्या बोलते थे? तो आर्यव्रत. The area of Aryavrat were extend up to the Mithila in a Bihar in the east, and in the south it spread up to Vindhyachal during a post-Vedic period. पोस्ट वैदिक पीरियड में आर्यव्रत का एरिया कितना एक्सटेंड हुआ था? तो फ्रॉम मिथिला, बिहार से लेकर टू द साउथ इन अप टू द विंध्याचल, यहाँ तक किसका एरिया था? तो आर्यंस का एरिया था. एंड दैट आर्यंस एरिया इज नोन एज द आर्यव्रत. एज 7 रिवर वर फ्लोइंग ओवर देयर, दैट रीजन was named as a सुप्त सिंधु. मतलब ये एरिया जो था आर्यव्रत का, वहाँ पे टोटल कितनी रिवर्स बहती थी? तो टोटल 7 रिवर्स वहाँ पे बहती थी, इसलिए इस रीजन का क्या नाम दिया गया? सप्त सिंधु. The more about Aryans are, they were more advanced people than any other contemporary tribes. मतलब ऐसा माना जाता है कि जो आर्यन पीपल्स थे वो दूसरी ट्राइब के मुकाबले बहुत एडवांस थे. मतलब जो उस टाइम के जो एंशियंट पीपल थे उसमें सबसे ज़्यादा एडवांस पीपल कौन से थे? तो दे वर आर्यंस. This vast land has recognized with various name as a Bharat Bhumi, Bharatakhand and a Bharatvarsh etc. After the name of the kind, the Arya Bharat and the Bharat Kul tribe. अब वो जो वास्ट लैंड था वो कौन से नाम से जाना गया? तो भारत भूमि, भारतखंड एंड भारतवर्ष. ये नाम हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं. अब ये नाम जो रखे गए थे वो किसके बेस पर रखे गए थे? तो ऑन द नेम ऑफ द काइंड आर्य भारत, मतलब जो राजा था वहाँ का, उस भरत के नाम पर भारत कुल ट्राइब, ये उस भारत कुल का नाम दिया गया था. आर्यंस वर नेचर लवर. अब वो क्या थे? नेचर लवर थे. दे लव्ड एंड वर्शिप द ट्री, द रिवर, द माउंटेन, द सन, विंड एंड द रेन. मतलब वो हर नेचर चीज़ थी उसकी पूजा करते थे. ट्री है, माउंटेन है, रिवर है, सन है, विंड एंड द रेन, इन सब की वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं.
दे हैड कंपोज द ह्यूम्स आर फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स, मतलब जो वेरियस उन्होंने क्या बनाया तो मंत्र बनाए, ह्यूम्स में मंत्र बनाए उन्होंने, तो हर एक चीज़ के लिए उन्होंने नए नए मंत्र बनाए। जैसे कि जब आप माउंटेन की पूजा करते हो तो एक मंत्र बोलते हो, रिवर की पूजा करते हो तो अनदर मंत्र बोलते हो, तो उसकी कंपोजिशन किसने की थी तो आर्यंस ने की थी। सो दिस इज़ द वेरियस फॉर अ नेचुरल वेरियस एलिमेंट्स, मतलब जो नेचुरल एलिमेंट्स थे उनके लिए भी उन्होंने अलग अलग मंत्र बनाए थे टू वर्शिप दैम, टू प्रे दैम। In a due course of a time, some religious ceremony like recitation of the Vedas, performing yagna and other activity become prevalent in India. अब जैसे आर्यंस ने कंपोजिशन स्टार्ट किया, ह्यूम्स का मतलब मंत्र बनाना स्टार्ट किया, वहाँ से फिर किसकी शुरुआत हो गई तो रिलीजियस सेरेमनी, जैसे कि वेद्स पढ़ना, फिर यज्ञ करना, पूजा करना, ये सब क्या होता गया फैलता गया कहाँ पे इंडिया में। तो आर्यंस ने शुरुआत की थी सिर्फ मंत्र बनाने से, और उसके बाद हमारी जो रिलीजियस सेरेमनी है, पूजा करवाना, यज्ञ करवाना, वो इंडिया में क्या होता गया स्प्रेड होता गया। They were a fine amalgamation of those tribes with a specific style of living and harmonious culture was formed, which gave India a glorious and a prosperous heritage. मतलब जो अमालगमेशन हुआ वेरियस कल्चर का, जैसे कि हमने बोला था कि द्रविडियंस की जो कल्चर थी वो आर्यन ने एक्सेप्ट की थी, तो यहाँ पे क्या हुआ दो कल्चर मिक्सअप हो गए, अमालगमेट हो गया, मतलब मिक्स हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो लिविंग स्टाइल थी उनकी जीने की और जो हारमोनियस कल्चर था वो फॉर्म हुआ, मतलब जो लाइफस्टाइल जीते थे, फिर जो हमारा कल्चर था हारमोनियस, वो सब क्या हो गया मिक्स हो गया, हमारा कल्चर एक नया फॉर्म लेकर आ गया है, एंड विच गिव इंडिया ग्लोरियस एंड अ प्रॉस्पेरियस हेरिटेज। और इसी चीज़ की वजह से हमें क्या मिला है, एक प्रॉस्पेरियस हेरिटेज गिफ्ट में मिला है। This foreigner and an Indian tribe amalgamated in a such a way over a long period of a time that they lost their individual identity through intercaste marriages. अभी जो फॉरेन कास्ट थी, फॉरेनर्स थे जो इंडिया में आके बस गए थे, अब इनके कारण क्या हो कि इनके जो अलग अलग कल्चर थे वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए। तो जब लॉन्ग पीरियड हो गया, जब इन्होंने अपना कल्चर एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दिया, तब वो भी भूल गए कि वो ओरिजिनली क्या थे। जैसे कि द्रविडियंस कुछ और थे, आर्यंस कुछ और थे, द्रविडियंस एंड आर्यन मिलके एक नया कल्चर फॉर्म करती है, और वो ये भूल गए कि वो ओरिजिनली किस फॉर्म में रहते थे। सो एंड दैट इज रिजल्ट ऑफ व्हाट इंटरकास्ट मैरिजेस, मतलब द्रविडियंस पीपल मिक्सअप विद द आर्यंस एंड आर्यन मिक्सअप विद द द्रविडियन, एंड दे फॉर्म अ न्यू कल्चर, एंड दैट कल्चर गिव्स अस अ कल्चर हेरिटेज ऑफ अवर इंडिया, एंड दैट इज वेरी ट्रेमेंडियस कल्चर दैट इज गिवन by our forefather to us. Outsider and the local people were greatly influenced by language, script, names and religious belief etc. अब जो आउटसाइडर पीपल थे, मतलब जो फॉरेन ट्राइब्स थी जो इंडिया में आती है, और जो लोकल पीपल जो ऑलरेडी यहाँ पे रहते थे, वो किससे इन्फ्लुएंस हुए, किससे अट्रैक्ट हुए, बाय अ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीफ, मतलब जो हमारी लैंग्वेज थी, स्क्रिप्ट थे, नाम थे, रिलीजियस बिलीफ, मतलब जो हमारा कल्चर था उससे अट्रैक्ट होते हैं, एंड दे प्ले अ विटल रोल इन इंडियनाइजिंग दिस फॉरेनर। और इसी की वजह से, मतलब इनकी वजह से जो हमारी लैंग्वेज स्क्रिप्ट थी, इसकी वजह से जो फॉरेनर थे वो इंडियन बनने के लिए क्या हो गए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसका, कि बिकॉज ऑफ अवर लैंग्वेज स्क्रिप्ट द फॉरेनर अट्रैक्ट टू बी द इंडियन, तो उसके कारण वो क्या हो गए हमारे इंडियनाइज हो गए, मतलब दे बिकम द इंडियन पीपल। सिंस एंशियंट टाइम अ कॉम्पोजिट कल्चर हैज़ बिन क्रिएटेड इन इंडिया, पुराने टाइम से ही हमारा जो कॉम्पोजिट कल्चर है, मतलब दो कल्चरों को मिक्स करना, दैट हैज़ बिन क्रिएटेड इन इंडिया, वो कहाँ क्रिएट होता है तो इंडियन कल्चर में क्रिएट हुआ है। देन ऑल दे बिकम इंडियंस, और फिर वो सब मिलकर क्या बन गए, इंडियंस पीपल बन गए, फिर चाहे वो नेग्रिटोज हो, ऑस्ट्रेलियन हो, द्रविडियंस हो या आर्यंस हो, वो सब मिक्सअप होके क्या बन गए, फाइनली दे बिकम द इंडियंस। In short, in ancient India, the amalgamation of the various culture enriched Indian culture by making it variegate and prosperous. अब in short, ancient टाइम में, एंशियंट इंडिया में जो अमालगमेशन हुआ वेरियस कल्चर का, उससे कारण, उसकी वजह से हमारा इंडियन कल्चर क्या हो गया, एनरिच हो गया, मतलब बहुत प्रोग्रेसिव हो गया, वो बहुत आगे बढ़ता गया, एंड मेक विच मेक अ प्रॉस्परियस इंडिया। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट जो अलग अलग फॉरेन ट्राइब्स थी जो इंडिया में आई थी, उन्होंने एक दूसरे के जो कल्चर थे उसको मिक्स किया, एक नया कल्चर बनाया, और उस नए कल्चर के कारण हमें जो कल्चर मिला, या हमारी जो फोर फादर को जो कल्चर मिलता है, वो कल्चर कैसा है, प्रॉस्पेरियस है।
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि हमें हमारे हेरिटेज से हमें क्या मिलता आ रहा है। तो कल्चरल हेरिटेज मिला, नेचुरल हेरिटेज मिला, फिर हमारी जो ट्राइब्स थी उसके बारे में हमें पढ़ा। तो अब हमें इसे प्रिजर्व कैसे करना है, कंजर्व कैसे करना है, हमें इसे कैसे बचाना है। So, in our constitution, the fundamental duties of Indian citizen are mentioned in Article 51A. अब हमारा जो constitution है, you have already study about constitution in standard 9th. सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 51A है उसके अंदर हमारे जो इंडियन सिटीजन है उनकी जो ड्यूटीज़ है उसे मेंशन किया गया है 3 पार्ट में। दैट इज़ अब 51 आर्टिकल ए, उसके अंदर भी 3 पॉइंट्स है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 6, 7 एंड 9 डिस्क्राइब द फॉलोइंग ड्यूटी फॉर द प्रिजर्वेशन एंड ऑफ अवर कल्चर हेरिटेज। हमारा जो कल्चर हेरिटेज उसे कैसे प्रिजर्व करना है उसके बारे में हमें ये सिर्फ सिंपली 3 पॉइंट के अंदर मेंशन किया है। इन दैट फर्स्ट इज to understand the importance of our harmonious culture, prosperity and to preserve it. अब सबसे पहले तो हमें उसे समझना है कि इसकी इम्पोर्टेंस समझनी है कि जो हमारा कल्चर है वो कितना हार्मोनियस है, कितना प्रॉस्पेरिटी देता है हमें। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज एज वेल एज अवर नेचुरल हेरिटेज। Second is maintain the forest, tanks, river, pond and the wild animals and the birds along with maintaining the natural environment and to show the compensation for all the living creature. Now फॉरेस्ट है, टैंक्स है, मतलब जहाँ पे पानी प्रिजर्व होता है, रिवर्स है, पॉन्ड है, फिर वाइल्ड एनिमल्स है, बर्ड्स है, मतलब जो भी लिविंग क्रिएचर है उसकी भी हमें क्या करनी है, हमें उनका ध्यान रखना है। अब माउंटेन्स है, रिवर है, सो दिस आर द नेचुरल हेरिटेज, उसको हमें प्रिजर्व करना है, उसे कंजर्व करना है, उसे बचा कर रखना है। और जो लिविंग क्रिएचर है टू शो अ कॉम्पोजिशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर, मतलब हमें उनके ऊपर दया भाव दिखानी है, हमें उसे मारना नहीं है। right, we have to show a love and a care to our living creatures. Third, the protection of the public property and giving up violence are also included in it. अब हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जैसे कि हमारे पैलेसेस है, बिल्डिंग्स है, उनको क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, वहाँ जाके कुछ लिखना नहीं है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर कल्चर हेरिटेज, नॉट टू डिमोलाइज, मतलब उसको हमें ख़त्म नहीं करना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर public property as well as the culture heritage. So in last the conclusion, thus nature has created a beautiful landscape, मतलब नेचर ने हमें एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप क्रिएट करके दिया है। वी शुड मेंटेन द प्योरिटी, सैंक्टिटी एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेसेस कंसिडरिंग इट टू बी अवर मोरल ड्यूटी। अब हमारी जो ये प्योरिटी जो हमें दी है हमारे नेचर ने उसे हमें मेंटेन करना है और वो मेंटेन करना हमारी मोरल ड्यूटी है, राइट। जैसे कि अब नेचुरल है तो एयर है, वाटर है, उसका हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, उसके बिना हम नहीं जी सकते। तो उसे प्रिजर्व करना, उसे कंजर्व करना किसकी ड्यूटी है, तो इट इज़ आवर ड्यूटी। गवर्नमेंट विल डू इट बट इट इज़ ऑल्सो आवर मोरल ड्यूटी टू। The Indian heritage is an outcome of the development of the people of India over a long period of a time. अब जो इंडियन हेरिटेज है उसने हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत विटियल प्ले रोल किया है। मतलब अगर हमारे पास इतना अच्छा हेरिटेज नहीं होता तो शायद हम आज इतने डेवलप नहीं होते। सो इंडियन हेरिटेज ने हमारे डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। Nature has generously donated abundant prosperity to India. India achieved an invaluable opportunity in all fields for gradual development due to Indian पेक्यूलर नेचुरल स्ट्रक्चर। अब जो नेचर ने हमें दिया है, जो हमें डोनेट किया है, उसके कारण इंडिया को क्या मिली है, बहुत सारी नेचुरल थिंग्स मिली है और उस नेचुरल थिंग्स के कारण इंडिया ने बहुत डेवलप किया है। सो मैनी थिंग्स, जैसे इन अ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन अ फील्ड ऑफ अदर सोशल एंड नेशनलाइज, मतलब हर फील्ड में अगर नेचर नहीं होता तो शायद हम इतना डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सो नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। In this way, the Indian heritage is the result of the development of the people of India in a social, economical and the other field ओवर सेंचुरीज। सो इसी तरह हमारा जो इंडियन हेरिटेज है उसने भी हमारे डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, फिर वो सोशल फील्ड हो, इकोनॉमिकल फील्ड हो या कोई अदर फील्ड हो। सेंचुरी से मतलब ओवर 100 ऑफ ईयर, 100 ऑफ साल्स पहले से ही इंडियन की जो हेरिटेज है उसने हमारे इंडियन के डेवलपमेंट, इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट चैप्टर।
यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।